प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की भूगोल। कक्षा 12 में दो पुस्तकें हैं भूगोल में। एक पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी पुस्तक का नाम है लोक और अर्थव्यवस्था। लोक और अर्थव्यवस्था में हमारी विषय सूची है। विषय सूची में इकाई 1 में है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसी में इस इकाई फर्स्ट में दूसरा अध्याय है प्रवास। प्रवास है, प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। इसका तीसरा अध्याय है मानव विकास। इसमें जो है 5 इकाइयाँ हैं बच्चों। तो आज हम अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसको देखते हैं। इकाई फर्स्ट, अध्याय 1, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में सघनतम बसा हुआ देश है। भारत अपनी 121 करोड़ करोड़ 2011 जनगणना के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। ठीक। फर्स्ट में जो है चाइना हो गया, दूसरे में भारत है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। क्या कह रहा है? भारत की जनसंख्या जो है उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, इन महाद्वीपों को मिलाकर भी भारत की जनसंख्या जो है इनसे ज़्यादा है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। ये तो सामान्य सी बात है। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसके जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक। और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। ठीक। क्या कह रहे हैं? देश में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक। एक ब्रैकेट में है, भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ एक क्षेत्र है? ठीक, इसको जानना है। ये क्वेश्चन है इसके। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। ठीक। जनसंख्या आंकड़ों के प्रमुख स्रोत पुस्तक में दिया गया है। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की जनगणना 1882 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनसंख्या जो है
1881 में संपन्न हुई थी। ठीक, भारत की संपूर्ण जनसंख्या 1881 में संपन्न हुई थी और भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। जनसंख्या वितरण, चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए। ठीक, चित्र 1.1 ये है, इसका परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। क्या कह रहे हैं? जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है, समान नहीं है। मतलब हर जगह कहीं ज़्यादा जनसंख्या, कहीं कम जनसंख्या है। ठीक, देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है भारत में। इसके पश्चात महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। इस सीरियल में आ सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो इसको आप दर्शा सकते हो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, तो पहले स्थान पर जो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे स्थान पर हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आता है और फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ये देखो, ये 2000 भारत जनसंख्या वितरण 2011 का है। ये देखो, एक बिंदु दर्शाता है 2 लाख व्यक्ति को। एक बिंदु कितने को दर्शा रहा है? 2 लाख व्यक्ति को। तो इसमें देखने में ही पता चल रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश का एरिया है पूरा। ये इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। उसके बाद है क्रियाकलाप है। परिशिष्ट क में दिए गए आंकड़ों को देखते हुए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आकार और जनसंख्या की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए और पता लगाइए। यह आप लोगों को करना है। विशाल आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये आपको देखना है। इसमें है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। कितने राज्यों में? तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.84% और उत्तराखंड 0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। ठीक, क्या कह रहे हैं? दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत कम है। यहाँ जनसंख्या कम क्यों है, कहने का अर्थ ये है। ठीक, तो इसको हम आगे डिफाइन करेंगे।
कि यहाँ जनसंख्या कम निवास क्यों करती है। ठीक। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या निवास क्यों करती है। कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, कुछ कमियां होंगी, तो कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियां होंगी, तब जाके जो है ज़्यादा जनसंख्या और कम जनसंख्या का अनुपात आता है। भारत में जनसंख्या का भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। सबसे मेन चीज़ क्या है, जलवायु। ठीक। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास, राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड और परिवहन के जाल विकास प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। ठीक। ज़्यादा सुविधाएं हो चुकी हैं पानी की। ठीक। और खेती के लिए अच्छे खेत, तो कृषि कार्य करने के लिए तो जनसंख्या वहाँ ज़्यादा निवास करेगी। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ठीक। ये क्या कह रहे हैं, जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ठीक। ये चीज़ें मेन चीज़ है, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण प्रदेश हैं। भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश हैं। ठीक। अब वहाँ पानी की सुविधाएं, फैक्ट्रियाँ हैं, कृषि कार्य करने के लिए उपलब्ध भूमि अच्छी है, मैदान अच्छे हैं, तो जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है इस क्षेत्र में। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। क्या कह रहा है, यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। ज़्यादा उपयोग हो चुका है, पानी का हो गया, ज़मीन का हो गया। ठीक। जंगलों को काट के खेतों को बनाते हैं, मकान बन रहे हैं, दुनिया भर की बिल्डिंगें बन रही है, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में
ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर के नगरीय औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। यही हमारे उत्तराखंड का जैसा हाल, यहाँ से लोग जो है आकर्षित होकर रोजगार के लिए जो है दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब बहुत सारे क्षेत्रों में गए हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। इसलिए जो है यहाँ उच्च जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा हैं और रोज़गार के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, होटल हैं, ठीक, ऑफिस वर्क हो गया। तो इसलिए यहाँ जो है जनसंख्या ज़्यादा जाना चाहती है और परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं। ठीक, अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। क्या कह रहा है? जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक, इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार। ठीक, एक वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करेगी उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। ठीक, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई है। एक घन क्या कह रहा है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति ज़्यादा हो चुके हैं 1951 की अपेक्षा। ठीक, परिशिष्ट को में दर्शाए गए आंकड़े देश में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है।